दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज है जिसमें हम विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं मैग्नेट के प्रश्न। तो हमारे चैप्टर है मैग्नेट। चुंबक का वर्ण घ चुंबक का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? देखो आराम से पढ़ना, यहाँ कह रहा है नहीं है, तो पहला क्या कह रहा है? यह लोहे और मिश्र धातु को आकर्षित करती है। बिल्कुल साहब, चुंबक का यही गुण है कि वो लोहे और मिश्र धातु को आकर्षित करती है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर प्लस प्लस होगा तो ये रिपेल करेंगे और प्लस माइनस होगा तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। चुंबक को जब दो खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे ना तो ये पुनः वापस एन और एस में बदल जाएंगे। चलिए तो ये मेरा सी ऑप्शन गलत है। हथौड़े से तोड़ने या गर्म करने पर इसके चुंबकीय गुण समाप्त हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन मेरा सी बिल्कुल सही है। आगे चलो। ये लीजिए साथियों, एमएमएफ जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है उसी तरह चुंबकीय सर्किट में क्या होता है? एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। मैग्नेटो मूवमेंट लिखा है बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। मैग्नेटो मोटिव होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटो मेटेलिक नहीं, गलत। मैग्नेटो मोटर नहीं, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय परिगम्यता पारगम्यता यानी कि म्यू विद्युत परिपथ के किस गुण जैसी है? मुझे बताओ। पारगम्यता जो होती है वो म्यू वो किसके जैसी होती है? अब बताओ। ये पारगम्यता है यानी कि चुंबक के फ्लक्स को जाने की अनुमति दे रही है। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? तो आप बोलोगे चालकता होती है जो क्या करती है? जाने की अनुमति देती है ना। चलिए, तो क्या वो धारा घनत्व होती है? नहीं। क्या प्रतिरोध होता है? नहीं। वो चालकत्व होता है, बिल्कुल सही होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो क्या करता है? उसका विरोध करता है। ये पारगम्यता जाने की अनुमति देता है और ये भी देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आगे चलो। कौन सा पदार्थ बीएच रेखा एक सीधी होती है? आपको पता है जब भी बीएच रेखा अगर सीधी होगी तो ये निश्चित रूप से क्या होगी? वायु होगी, हवा होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये कह रहा है हिस्टेरेस चुंबकीय परिपथ की परिघटना क्या होती है? आपको पता है इस तरह का एक लूप बनता है। ये बी होता है, ये एच होता है। एच क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर टन प्रति मीटर। हाथों हाथ रिवाइज करो बेटा। बी क्या होता है? ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी इकाई क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बेटा इसके लिए ऐसे इस तरह का एक लूप बनता है, हिस्टैरिसीस लूप। अब देखो इसमें क्या है? बी और एच है। इसका मतलब क्या है? एच आगे है और बी क्या है? पीछे है। देखो यहां से जब मैं मान घटाऊंगा ना तो ये पीछे रह जाएगा, तो बी क्या है? पीछे। अब देखो यहाँ पे देखो, एच आगे है नहीं भाई, बी एच से पश्चिमगामी। ये देखो बेटा, बी एच से पश्चिमगामी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस ये इतना याद करो, फाइनल रिवीजन है। ठीक है, चलिए। समान होते हैं? नहीं। अभिवाह स्थापित करते हैं? नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है बीएच वक्र में किसका प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी से बताओ, बीएच वक्र में क्या क्या होता है? सर यहाँ पर होता है बी, यहाँ होता है एच। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी इकाई क्या होती है? आप बोलेंगे एम्पियर टन प्रति मीटर। और इसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो, क्या अभिभव फ्लक्स का निर्धारित करता है? नहीं भाई साहब। क्या प्रतिस्तंभ रिलेक्टेंस का करता है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का करता है। और चुंबकीय क्षेत्र घनत्व? नहीं। देखो ये क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इस पे क्या है? देखो इसको क्या लिखते हैं? बी बराबर म्यू एच। बी बराबर म्यू एच, यानी कि मैं एच को बढ़ाऊंगा तब मेरा बी बढ़ेगा, एच को घटाऊंगा तो मेरा बी घटेगा। कहना क्या चाहते हो? कहना चाहते हो कि ये जो है एच, वो क्या है? इस पर ये बी निर्भर करता है, इसलिए ये एच क्या करता है? इसका प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी एच को बढ़ाने या घटाने पर बी का मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही। आगे चलो। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? हमेशा ध्यान रखो बेटा, लोह चुंबकीय में याद क्या याद रखोगे? फेकोनी, यानी कि फेरस, कोबाल्ट और निकल। बेटा ये मेरे लोह चुंबकीय पदार्थ है, बस ये ध्यान रखो। तो क्या है इसमें? देखो कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे चलो। अगला क्वेश्चन, फेराइट का संबंध किससे है? मुझे बताओ फेराइट क्या है? फेराइट बेटा क्या होता है? जल्दी से देखो, ये क्या है? एक फेरी चुंबकीय पदार्थ है। अब आप बोलोगे ये फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होगा? इसका प्रतिरोध जो होता है ना, बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं फेराइट। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उच्च ट्रांसफार्मर की कोड के लिए, उच्च ट्रांसफार्मर कोड में। ठीक है, फार्मर कोर के रूप में अपन फेराइट का यूज करते हैं। ठीक है, ये फेराइट
जो है ना फेरोमैग्नेटेट का उच्चतम रूप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेरी चुंबकीय मटेरियल कौन सा है मेरा, फेराइट। आगे अब देखो, क्यूरी बिंदु वह है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय क्या बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। समझो बेटा, इसमें दो पॉइंट आप याद रखो, एक बिंदु है क्यूरी बिंदु और एक क्या है, नील बिंदु। क्यूरी बिंदु क्या होता है, एक पॉइंट है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो मेरी फेरोमैग्नेट है वो किस में बदल जाएगा, अनुचुंबकीय में। फेरी मैग्नेट किस में बदल जाएगा, अनुचुंबकीय में बदल जाएगा, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और एक क्या होता है, नील मैग्नेट, जिसमें क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय है ना बेटा, वो प्रतिचुंबकीय में आ जाएगा। नील जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो किस में आ जाएगा, प्रतिचुंबकीय में। कब, इससे नीचे, ठीक है। और ये क्या है, इस बिंदु से ऊपर। आप अभी ये याद रखो, क्यूरी तापमान क्या होता है, वह बिंदु जिससे ऊपर फेरोमैग्नेट जो है वो अनुचुंबकीय में बदल जाता है, यानी कि फेरो यानी कि लोह चुंबकीय किस में बदल जाता है, अनुचुंबकीय में, ठीक है। चलो अब ये कह रहा है एक अनुचुंबकीय सामग्री का अपेक्षित चुंबकीयशीलता का मान क्या होता है, आपको पता है। देखो इसके लिए तीन ध्यान रखो, अपेक्षित चुंबकीयशीलता यानी कि म्यू। अब सबसे पहला फेरोमैग्नेट के लिए, फेरोमैग्नेट के लिए म्यू क्या होता है सर, 1000 तक होता है, 1000 के लमसम होता है, ठीक है। यानी कि 400 से लगाकर 1000 तक होता है, ठीक है। एक होता है बेटा मेरे पास फेरोमैग्नेट, एक क्या होता है मेरे पास, प्रतिचुंबकीय यानी कि डी मैग्नेट, डाई मैग्नेट। अब इस डाई मैग्नेट का मान कितना होता है, ये म्यू कम होता है, किससे होता है, एक से कम। म्यू जो होता है वो क्या होता है, एक से कम होता है, एक से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और एक क्या होता है बेटा मेरे पास, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय जिसको आप क्या बोलते हो, अनु पैरा, पैरा मैग्नेट है ना, पैरा मैग्नेट। इसमें म्यू का मान क्या होता है, एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक से थोड़ा सा ज्यादा। आपने क्या पूछा है इसने, अनुचुंबकीय के लिए पूछा है, अनुचुंबकीय यानी कि पैरा के लिए पूछा है, तो एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अत्यधिक किसके लिए होता है, फेरा के लिए होता है, ऋणात्मक किसके लिए होता है, डी मैग्नेट के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब अगला कह रहा है एंटीमनी किसका उदाहरण है, मुझे बताओ एंटीमनी कहाँ यूज करते हैं। सर एंटीमनी अपन लेड एसिड सेल में यूज करते हैं, लेड एसिड सेल में करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि प्लेटों को क्या करे, मजबूत बनाए। प्लेटों को, जो प्लेटें होती है ना, उनको मजबूत बनाने के लिए अपन एंटीमनी यूज में लेते हैं। अब मुझे बताओ ये एंटीमनी किसका उदाहरण है, तो आप एंटीमनी किसका उदाहरण बताओगे, ये एक प्रतिचुंबकीय है, यानी कि क्या है, डाया मैग्नेट है, डाया मैग्नेट है। इसके लिए म्यू का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा, ये चीजें याद रखना। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विषम चुंबकीय सामग्री का उदाहरण है, मुझे बताओ विषम चुंबकीय सामग्री क्या होगी। सर विषम होगी जो चुंबक जैसा नेचर नहीं देगी, यानी कि क्या होगी, डी मैग्नेट होगी। विषम यानी कि प्रतिचुंबकीय, यानी कि डाया मैग्नेट। इसका उदाहरण कौन सा होगा, क्या लोहा है, नहीं, ये लोहा तो क्या है, फेरोमैग्नेट है, तो ये तो हो नहीं सकती। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और चांदी। एल्यूमिनियम क्या है बेटा, ये पैरा है, यानी कि अनुचुंबकीय है, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। ये फिर से देखो लोहा, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास आंसर क्या है, बिस्मिथ, एंटीमनी और सोना। बेटा यहाँ सोना नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में दिया था तो अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना है। तो बिस्मिथ और एंटीमनी ये क्या है, मेरा प्रतिचुंबकीय है, जिसके लिए म्यू का मान कैसा होता है, नेगेटिव। इनमें से बेस्ट विकल्प कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो क्या होगा, आपको पता है कि मान लो ये मेरी एक मोटर है। इस मोटर में क्या है, मान लो ये मेरा एक जनरेटर है। अब जनरेटर को जब मैं इस चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाऊंगा, ये इसको मैंने घुमाया, तो क्या होगा, फैराडे के राइट हैंड, नहीं, फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से क्या होगा, इसमें प्रेरित ईएमएफ डेवलप होगा, बस। तो इसमें क्या बनती है, एक वोल्टेज बनती है, खत्म बात। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित होती है। बेटा क्या बोल रहा है, दिशा किससे बताओगे, तो दिशा का काम क्या है, लेंज का नियम। ये देखो, यानी कि अपन नहीं कहते ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। बेटा ये जो होता है ना, ई बराबर डी फाइव बाई डी टी, ये तो कौन कहता है, फैराडे कहता है। ये तो कौन कहता है, फैराडे कहता है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो मेरी ईएमएफ बनेगी, लेकिन ये किस दिशा में बनेगी, वो कौन कहता है, वो लेंज कहता है। तो दिशा का नियम में जो ये नेगेटिव आता है ना, वो किसने दिया था, लेंज का नियम ने दिया था। ठीक है बेटा, आराम से देखो।
अब ये कह रहा है विद्युत चुंबक में चुंबक के सामर्थ्य में किस तरह से परिवर्तन कर सकते हो? मुझे बताओ। चुंबक बनी हुई किससे? विद्युत चुंबक जो है, मान लो ये मेरा पोल है। इस पोल के ऊपर ऐसी-ऐसी वाइंडिंग हुई, यानी आपने ये कॉइल बनाई है इस तरह से। ऐसे ही विद्युत चुंबक बनाओगे? ठीक है। ये कॉइल है, इसके लिए एल का फ़ॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है या नहीं? आप बोलोगे हाँ होता है। यानी कि एल का मान किससे परिवर्तित कर सकते हो? तो आप बताओ किससे करोगे? वाइंडिंग में टर्नों की संख्या परिवर्तित करके कर सकते हो। अब देखो, केवल धारा से अगर परिवर्तन करोगे तो क्या चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित हो सकता है? नहीं, धारा से नहीं, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो। अब मेरे पास जो मेरा फ्लक्स बनेगा, मेरा जित फ्लक्स कैसे बनेगा? अगर इसमें से मैं क्या करूँगा? धारा प्रवाहित करूँगा, यानी कि आई प्रवाहित करूँगा। ठीक है? अब फ्लक्स कब बनेगा? जितने इसमें क्या होंगे? टर्न होंगे, यानी कि एन फाई होगा। तो यहीं से तो बेटा मेरे पास बराबर हट के क्या आता है? एल। तो मैं कहता हूँ एल बराबर क्या हो जाएगा? एन फाई बाई आई। यानी कि जितना मेरा नंबर ऑफ टर्न होंगे ना बेटा, घुमाओ, उतना मेरा फ्लक्स बनेगा। तो बस केवल करंट से नहीं, केवल करंट से नहीं। केवल वाइंडिंग के टर्नों के परिवर्तन से नहीं, परिवर्तन से नहीं। वाइंडिंग में टर्नों में परिवर्तन द्वारा, हाँ, इससे हो सकता है। इससे कर सकते हैं, लेकिन केवल नहीं है। वोल्टेज में नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। वाइंडिंग में टर्नों की परिवर्तन करके, ये देखो बेटा, टर्नों की परिवर्तन करके अपन क्या कर सकते हैं? इसमें फ्लक्स का मान, चुंबकत्व सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। जितने ज्यादा, यही तो हेनरी ने बोला था। हेनरी ने क्या बोला था? जितने टर्न बढ़ाऊंगा उतना लिंकेज ज्यादा होगा। बस आगे चलो। अब ये कह रहा है संपूर्ण रूप से, यानी कि समग्र रूप से एक कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल ईएमएफ को दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या होता है? योग ही तो होता है भाई। एक मेरी कुंडली ये है आर, एक है वाई, ये है मेरी बी। अपन इसको ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, मतलब अपन इसको मान लो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में लगाते हैं। ठीक है? तो अपन नेट क्या करते हैं? इनका योग ही तो करते हैं, सदिश योग। फिर इनका अपन ये इससे ये फ्लक्स बनता है, और इस रिजल्टेंट फ्लक्स को अपन क्या बोलते हैं? 3/2 फाई एम नहीं बोलते। ये क्या है बेटा? सदिश योग ही तो है। क्या है ये? सदिश योग। अब यहाँ पे सदिश तो दिया नहीं है, अपने को बोला ये योग होता है, गुणनफल होता है, बराबर होता है या अंतर होता है, तो क्या लगा देंगे? ये योग ही होता है। ठीक है? ये पूछ रहा है। अब ये कह रहा है विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को उत्क्रमित, यानी कि बदल कैसे सकते हो? अब आप बताओ कैसे बदलोगे? यदि आप उसकी दिशा बदल दोगे तो हो जाएगा, बदल जाओगे। तो आ जाओ। विद्युत क्षेत्र में पारित करके नहीं भाई साहब, विद्युत क्षेत्र की दिशा अपरिवर्तित करके। देखो बेटा क्या लिखा हो? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित करके। चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित करके, बिल्कुल। देखो बेटा, ये मेरी एक कॉइल है। अगर यहां से मेरा करंट है, अब देखो, यहां से मैंने धारा डाली पहले, तो देखो यहां से धारा गई और यहां से निकल गई, फिर यहां से गई, धारा निकल गई, यहां से गई, यहां से। अब देखो, राइट हैंड रूल देखो बेटा। अब धारा की, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जा रहा है, तो धारा कहां जा रही है? ये देखो, प्रेरित धारा कहां आ रही है? इधर की तरफ। ठीक है? अब देखना, इसी को देखना। अब मैंने क्या की? इसकी उल्टी वाइंडिंग कर दी, इस तरह से। रुको, अब मैंने क्या किया? इसका उल्टा वाइंडिंग कर दी। ये पीछे की तरफ से मैंने ले लिया। ये लो, ये लो, ये लो, मतलब इस तरह से पीछे की। अब देखो, यहां से आप धारा डाल रहे हो, तो ये निकल कहाँ से रही है? देखो पीछे से जाके यहाँ आ गई, फिर पीछे से जाके यहाँ आ गई, फिर पीछे से जाके यहाँ आई, फिर पीछे से जाके यहाँ आई। बोलो सही है? अब देखो, यहाँ पे देखो, ये इस तरह से मैग्नेट अंदर जा रही है, तो मेरी धारा देखो, अंगूठे की दिशा इस तरफ आ रही है। तो प्रेरित धारा की दिशा आपने बदल दी कि नहीं बदल दी? पहले देखो धारा की दिशा इधर थी, अब धारा की दिशा देखो इधर है। तो आपने क्या किया? इसमें दिशा ही तो बदली है। आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल के उसकी दिशा बदल दी। यही तो कह रहा है, विद्युत चुंबक में कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को बदल कैसे सकते हो? जब आप क्या करो? इसकी दिशा को उल्टा कर दो। तो कर दिया आपने। पहले आप ऊपर से डाल रहे थे, अब ये देखो नीचे से। तो आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल के। ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलो आगे। अब ये कह रहा है कॉर्क स्क्रू नियम किसको प्रदर्शित करता है? कॉर्क स्क्रू नियम समझा है आपने? देखो, अपन कोई भी स्क्रू डालते हैं, तो अपने को स्क्रू कैसा बना हुआ होता है? देखो बेटा, इस तरह का होता है। आगे की तरफ से क्या होता है? इस तरह से तीखा होता है, और पीछे की तरफ से क्या होता है? इस तरह से लाइन की हुई होती है, होता है। अब देखो, इस पॉइंटर को देखो, आपकी तरफ है, तो आपको क्या दिख रहा है? पॉइंट दिख रहा है। ठीक है सर, यानी कि एक तो दिखता है ये पॉइंट, और एक, अब जब पीछे की तरफ देखोगे तो क्रॉस दिखेगा, या क्रॉस, तो ये रहा। इसका मतलब क्या है? ये क्या दिखा रहा है? ये धारा अंदर जा रही है, धारा अंदर जा रही है।
और ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, धारा बाहर आ रही है, धारा बाहर आ रही है, ठीक है बेटा, धारा बाहर आ रही है। तो अब इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र बेटा ऐसा बनेगा। अब जो ये होता है ना, इसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्या बनता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ही तो बता रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बता रहा है, घनत्व को नहीं, इसको डेंसिटी को नहीं, फ्लक्स को नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलो, इसको और भी समझ सकते हैं। देखो बेटा, ये मेरा अंगूठा देखो, धारा की दिशा, इसमें मैंने धारा अंदर डाल दी, तो देखो ये क्लॉकवाइज है, हाँ तो ये क्लॉकवाइज दिशा। इसमें देखो बेटा, ये क्या है, ये अंदर की तरफ है, तो धारा क्लॉकवाइज, ओहो ये मैंने उल्टा बना दिया, चलिए रुको। देखो बेटा, ये धारा क्या है, बाहर की तरफ, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट में हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो धारा अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, ये देखो अंदर की तरफ, तो देखो घूमती हुई अंगुलियां क्या बनी मेरे, क्लॉकवाइज, तो इसकी दिशा क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलो, ये फिर से वही क्वेश्चन है, देखो किसकी पहचान से एंड रूल की सहायता से की जाती है, तो चुंबकीय ध्रुव की पहचान होती है। एंड रूल समझते हो, नहीं, आ जाओ। एक होता है मेरा एन, एक होता है मेरा एस पोल होता है, ठीक है। अब एंड रूल क्या होता है बेटा, इसका एंड देखो ये रहा। अब इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसका मैं क्या समझा कि इससे लाइन ऑफ फोर्स कैसा निकलेगा, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त निकलेगी, कैसे निकलेगी, दक्षिणावर्त, ठीक है बेटा। अब देखो इस एन को देखो आगे बढ़ाओ, ये देखो इसको बढ़ाओ ऐसे, तो ये क्या निकली, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या बनेगा, दक्षिणी ध्रुव। ये है बेटा एंड रूल, तो इससे क्या निकालोगे आप, चुंबकीय ध्रुव की दिशा निकालोगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, ये नहीं, फ्लक्स नहीं, आगे चलो। अब ये कह रहा है हवा की पारगम्यता निकालनी। हवा क्या होती है बेटा, आप बोलोगे म्यू, और म्यू भी कौन सा, म्यू नॉट, क्योंकि म्यू क्या होता है बेटा, हवा की पारगम्यता और सापेक्ष पारगम्यता होता है कि नहीं, हाँ सर। तो हवा की पारगम्यता क्या होता है बेटा, म्यू नॉट, इसका मान कितना होता है बेटा, याद करो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या होता है बेटा, हेनरी प्रति मीटर। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नहीं, 4 पाई 8.85 तो होता ही नहीं, ये तो बेटा विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन जीरो होता है, ये भी नहीं। तो ये क्या देखो, -7 हेनरी प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो बेटा, अब ये कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा की को परिवर्तित करने के लिए एक कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा कैसे निकालते हो, मुझे बताओ। दो नियम है फ्लेमिंग साहब के, फ्लेमिंग साहब के दो नियम है, फ्लेमिंग फ्लेमिंग साहब के दो नियम है, फ्लेमिंग साहब के। एक तो क्या है, लेफ्ट हैंड रूल, एल हैंड रूल, LHR। एक है राइट हैंड रूल। बेटा ये लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, इससे क्या निकालते हो, ये चालक पर लगने वाले बल को बताते हो, ठीक है। और इससे क्या बताते हो, विद्युत वाहक बल को बताते हो, विद्युत वाहक बल को बताते हो, विद्युत वाहक बल को बताते हो। अब देखो इसने क्या पूछा है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारा प्रवाहित करने पर कंडक्टर पर लगने वाला बल कौन बताएगा, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग राइट हैंड नियम बताएगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बिल्कुल बताएगा, ठीक है बेटा, देख लो। अब ये कह रहा है खाली जगह एक गुणधर्म है जिसके द्वारा ठोस पिंड का टुकड़ा लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। मुझे बताओ, एक पिंड है जो लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है, तो क्या बताएगा, ये चुंबकत्व नहीं बताएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो विद्युत प्रवाह नहीं, फ्लक्स नहीं, क्या हो जाएगा, चुंबक होगी, वही लोहे या लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेगी। आगे चलो बेटा, इसी स्पीड में आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने हैं। चुंबक की क्षमता क्या होती है, अब मुझे बताओ चुंबक की क्षमता क्या है। मान लो ये चुंबक है, इस चुंबक में ये N है, ये S है, चुंबक की बल रेखाएं N से होके S निकलती है, आपको पता है। ये क्या है, यहाँ पर अगर एक निडल भी रखोगे ना बेटा, तो भी ये क्या होगी, यू डिफ्लेक्ट होगी। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षमता है, चुंबकीय क्षमता है। अब ये चुंबकीय क्षमता क्या है, ये क्या है, एम्पियर इंटू टर्न, एम्पियर इंटू टर्न, ठीक है, इसी को लिखते हो। ये क्या है, चुंबकीय वाहक बल। बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये चुंबकीय क्षमता, ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है, जिसे अदिश यानी कि दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चुंबकीय क्षमता जहां पर लोहे या लोहे की चीजों पर क्या होगा, आकर्षण का गुण लगता है, उसको बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ क्या है, ये अदिश राशि है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको बोलेगा चुंबकीय क्षमता क्या है, तो आप बोलोगे अदिश। आगे चलो। अब ये कह रहा है लोह चुंबकीय वस्तुओं को का वह गुण को क्या कहते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया से भौतिक आयाम में परिवर्तन होता है। अब देखो बेटा, गौर से देखो, इसने ये नहीं बोला कि किसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है, ये क्या कह रहा है, भौतिक आयाम में परिवर्तन होता है। अब सोचो भौतिक आयाम क्या होता है। भौतिक आयाम, जैसे ये मेरा मेरा एक लोहा मान लो। अब लोहे में क्या होता है, यहाँ पर एक हिस्टैरिसीस लॉस होता है, आपको पता हो, एक एडी करंट लॉस होता है। ये क्या है बेटा, ये विरूपण ही तो है। ये विरूपण क्या है, ये लॉस है। क्या है, लॉस है। तो ये यही पूछना चाह रहा है, ये क्या है, लॉस है। ये यही पूछना चाह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, प्रतिक्रिया से उसके भौतिक आयाम परिवर्तित हो जाते हैं, उसको क्या बोलोगे, चुंबकीय विरूपण कहोगे। ठीक है, प्रेरण नहीं, चुंबकत्व नहीं और कुशन नहीं। ठीक है, विरूपण यानी कि कुछ तरह का लॉस। ठीक है, आगे चलो, ऑप्शन नंबर ए। ये आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा टाइम मत देना। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, आपको पता है, वेबर होती है। आगे चलो। अब देखो, चुंबकत्व किस प्रचाल को टेस्ला कहते हैं। बेटा टेस्ला होती क्या है, जल्दी से बताओ। एक होता है बी, आपने देखा होगा बी। ये क्या होता है बेटा, बी ये होता है सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल सही है सर। बी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है बेटा, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। ठीक है, ये तीव्रता या घनत्व। ठीक है, चलिए। चुंबकीय क्षेत्र तो बेटा एच होता है, ये क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स ये सर वेबर होता है। और चुंबकीय प्रतिष्ठम ये होता है एस, जिसकी इकाई होती है एन स्क्वायर बटे में पाई। ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, ये कह रहा है एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहते हैं, मुझे बताओ। स्थिर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये किसकी स्थिर कहाँ रहता है सर, चुंबकीय क्षेत्र डीसी में। कहाँ रहता है, डीसी जनरेटर में। तो बना दो। ये मैंने एक जनरेटर बनाया। ठीक है, अब बताओ, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। बताओ ये पोल हिल रहे हैं क्या, आप बोलोगे पोल हिलते नहीं है। तो एन और एस। बताओ ये कौन सा क्षेत्र बनाएंगे, तो आप बोलोगे स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। बिल्कुल सही है। कौन बनाएगा, डीसी जनरेटर। ठीक है बेटा, डीसी जनरेटर। अब चालक संचालन में जो प्रेरित ईएमएफ होता है, मान लो यहाँ एक चालक है और जिसको मैंने क्या है, घुमाया है। मैकेनिकल, क्योंकि जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब जब ये घूमेगा वी वेलोसिटी में, तो इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं, बताओ ये कौन सा विद्युत वाहक बल है, आप बताओ। मुझे बताओ, ये चालक घूम रहा है कि नहीं है। आप बोलोगे ये जो आर्मेचर है वो क्या है, घूमेगा। तो आर्मेचर घूमेगा, भाई आर्मेचर को घुमा रहे हो ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्मेचर गति कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, गतिशील विद्युत वाहक बल बोलोगे। क्यों बोलोगे गतिशील, क्योंकि आर्मेचर क्या है, गतिशील रूप से बन रहा है। बस यही तो है। ऐच्छिक नहीं बोलोगे, स्वप्रेरित नहीं और घूर्णी नहीं। ठीक है, घूर्णी और गतिशील में क्या फर्क होता है, घूर्णी में तो हमेशा क्या होता है, गोल गोल बनता है, वो नहीं बन रहा है। ये गतिशील रूप से प्रेरित हो रहा है, क्योंकि इसकी गति के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है चुंबकीय अभिवाह का सृजन का विरोध कौन करता है, मुझे बताओ। ये धारा बह रही है, इस धारा का इस धारा का विरोध कौन कर रहा है, इस धारा का विरोध कौन कर रहा है, ये प्रतिरोध। उसी तरह ये चुंबकीय परिपथ है, इसमें ये क्या बह रही है, ये फ्लक्स बह रही है। इस फ्लक्स का विरोध कौन करता है, आप बोलोगे प्रतिष्ठम, यानी कि रिलेक्टेंस। कौन करेगा, रिलेक्टेंस। और इस रिलेक्टेंस का सूत्र क्या होता है, आप बोलोगे टर्नों की संख्या का वर्ग बटे में फ्लक्स, यही होता है। ठीक है, तो बेटा और इसका रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे एस बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई, रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेक्टेंस ये रहा एन स्क्वायर बाई 5। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया कि यहां से एस का फॉर्मूला होता है ना 1/म्यू एल अपॉन ए। बेटा ये भी एल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एस का फॉर्मूला होता है, यानी कि इसकी अब ये 5 को सेटअप होने का विरोध कौन कर रहा है, ये रिलेक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। परमेबिलिटी नहीं, पारगम्यता नहीं, तीव्रता नहीं। ठीक है, विरोध कौन करेगा, प्रतिष्ठम। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये फिर क्या कह रहा है, प्रतिष्ठम की इकाई क्या होती है, आराम से सोचो, आराम से। मैंने क्या समझाया, ये प्रतिष्ठम किसके जैसा है, प्रतिरोध जैसा है। और प्रतिरोध क्या होता है, वी बटे आई होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है।
ये क्या है बेटा? ये विद्युत परिपथ है। अब चुंबकीय परिपथ में क्या होगा? ये क्या है? प्रतिष्ठम यानी कि एस रिलेक्टेंस। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या है? विद्युत वाहक बल, क्योंकि विद्युत को वाह करने का बल, तो उसी तरह चुंबकीय वाहक बल होगा। हाँ भाई होगा। तो देखो इसमें क्या होगा? चुंबकीय वाहक बल यानी कि क्या हो जाएगा? एम्पियर टन। और नीचे क्या होगा? क्या भेज रहा है? फ्लक्स को भेज रहा है। तो फ्लक्स फ्लक्स का मात्रक क्या होता है फ्लक्स का? तो यहाँ से एम्पियर टन प्रति वेबर भी बेटा इसका क्या होता है? मात्रक होता है। एम्पियर वृत्त, ये वृत्त को कहते हैं टर्न बेटा, ठीक है? एम्पियर टन प्रति वेबर, ठीक है? देख लो आराम से। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय सुहायता यानी कि परमिबिलिटी यानी कि पारगम्यता, बताओ किसके जैसी होती है? मुझे क्या पता है? बी बराबर म्यू एच, सॉरी, बी बराबर क्या होता है? म्यू इंटू एच होता है। तो बेटा यहाँ से एच क्या करोगे? सॉरी, यहाँ से एच क्या होता है? बी बटे में एच। एच क्या है? ये एच है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया बेटा? इसको क्षेत्र को बल भी कह सकते हो। तो देखो चुंबकन इंटू, नहीं भाई साहब, चुंबकन बटा, रुको, ये प्लस होता नहीं है, चुंबकीय बल नीचे होता है बेटा। तो चुंबकन, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है उसको बोल सकते हो चुंबकीय बल, ठीक है? अच्छा, इससे भी नहीं समझ में आए तो बेटा सुहायता क्या होता है? आप बोलोगे ससेप्टिबिलिटी, इसको क्या बोलोगे? ससेप्टिबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आई बटे में म्यू, आई बटे में एच। इसको भी लिख सकते हैं बेटा, ये होता है चुंबकन बटे चुंबकीय बल, ठीक है? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे चलो। अब ये कह रहा है प्रतिरोध का अन्योन्य क्या होता है? अन्योन्य का मतलब समझ गए? अन्योन्य यानी कि उसका म्यूचुअल क्या होता है, ठीक है? अब प्रतिरोध का अन्योन्य यानी कि इसकी क्या हो जाएगा? म्यूचुअल। अब प्रतिष्ठम क्या करेगा? ये करेगा सर विरोध। अब अन्योन्य निकालना है यानी कि उल्टा निकालना है, तो उल्टा क्या करेगा? चुंबकीय व्याप्तता दिखाएगा, चुंबकीय व्याप्तता दिखाएगा। ये तो एक जैसा ही हो गया। प्रेरकत्व नहीं, ये तो प्रतिष्ठम जैसा ही हो गया। प्रतिरोध ये भी नहीं, प्रतिघात नहीं, तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय व्याप्तता, चुंबकीय व्याप्तता। यानी कि ये तो क्या करेगा? फ्लक्स को बाधा पहुंचाएगा और ये कहेगा फ्लक्स को जाने दे। तो चुंबकीय व्याप्तता। आगे चलो। अब देखो बेटा, सामान्य फ्लक्स घनत्व पर यानी कि जनरल डेंसिटी पर 1.5 वेबर प्रति मीटर, बेटा ये याद कर लो, ठीक है? प्रचलित डीसी मशीन के लिए शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस किससे प्राप्त होता है? आप मुझे बताओ। हिस्टैरिसीस लॉस पीएच आपने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। पीएच बराबर एक तो होता है ये क्या होता है बेटा? ये हिस्टैरिसीस नियतांक होता है। क्या होता है? हिस्टैरिसीस नियतांक। इसी नियतांक का क्या नाम होता है? इसी नियतांक का मान होता है क्या? स्टीमन कांस्टेंट, स्टीमैन्स कांस्टेंट, ठीक है? इस नियम के अनुसार ये क्या होता है? बीएम 1.2 एफ इंटू वी, यही होता है बेटा। हाँ, ये होता है वाट। बेटा इस सूत्र को क्या बोलते हैं? इस सूत्र को बोलते हैं स्टीमेंस सूत्र। क्या बोलते हैं? स्टीमेंस सूत्र, ठीक है? बस इस कांस्टेंट को भी बोलते हैं स्टीमेंस कांस्टेंट। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय व्याप्तता, ये देखो बेटा चुंबकीय व्याप्तता यानी कि परमियंस यानी कि जाने की अनुमति देना। विद्युतीय परिपथ में जैसे देखो, ये चुंबक है, ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में ये फ्लक्स जा रहा है, इस फ्लक्स को जाने की अनुमति को क्या बोलते हो? परमियंस। उसी तरह ये धारा का है, तो ये धारा जो जा रही है ना बेटा, उसको जाने की अनुमति देता है, उसको क्या बोलते हो? चालकता। क्या बोलते हो? चालकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है बेटा? चलिए, अनुरूप पूछा है। अब ये कह रहा है चालकता यानी कि कंडक्टेंस प्रतिरोध में उसी प्रकार से संबंधित है। तो देखो प्रतिरोध की क्या होती है? उल्टी होती है कि नहीं होती? आप बोलोगे हाँ। अब आगे चलो। उसी तरह प्रतिष्ठम यानी कि एस, वो किसका उल्टा हो जाएगा? आप बोलोगे पारगम्यता का यानी कि म्यू का यानी कि परमियंस का। किसका? परमियंस का। परमियंस से संबंध होता है। यानी कि चालकता जिस प्रकार प्रतिरोध की उल्टी होती है, उसी तरह प्रतिष्ठम का उल्टा क्या होता है? परमियंस। उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय व्याप्तता कहते हैं, ठीक है? प्रवेश्यता मत लगा देना बेटा, चुंबकीय व्याप्तता। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या होती है? मुझे बताओ चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? आप बोलोगे एच। वो क्या हो जाएगी? वो आप बोलोगे सर एच बराबर होता है एम्पियर टन प्रति मीटर। जल्दी से देखो, ये तो हेनरी है, ये तो एल की होती है, ये तो हो नहीं सकती। टेस्ला मेरी बी की होती है, ये भी नहीं हो सकती।
वेबर प्रति वर्ग मीटर ये भी नहीं, तो एक ही बची है, एम्पियर घूर्णन कह दो या एम्पियर टन कह दो, ठीक है, प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। अब ये कहता है मात्रा पारगम्यता यानी कि म्यू। अब म्यू का उल्टा क्या हो जाएगा आप खुद बताओ। मात्रा पारगम्यता का मतलब क्या होता है? परमियंस। क्या होता है? परमियंस, यानी कि जाने की अनुमति देना। तो इसका उल्टा क्या है? मत जाओ भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिलेक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कह रहा है मात्रा पारगम्यता यानी कि परमियंस का उल्टा क्या होता है? तो परमियंस का उल्टा क्या हो जाएगा? रिलेक्टेंस, ठीक है। ओके, आगे चलो। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रायोगिकता के संदर्भ में निर्वात की अपेक्षित पारगम्यता क्या होती है? बेटा जब भी ये वर्ड आए ना, निर्वात की कितना होगा, तो निर्वात के लिए म्यू का मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। निर्वात के लिए म्यू का मान कितना होता है? 1 होता है। वायु के लिए 4, वायु के लिए कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10 की घात -7 हेनरी प्रति मीटर। पर ये किसके लिए होता है? ये वायु के लिए। तो बताओ निर्वात में कितना हो जाएगा? निर्वात में हो जाएगा म्यू 1, ठीक है। चलिए, इकाई। अब ये कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी किस प्रकार से होता है? अब फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? आप बोलोगे बी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? बी। ये क्या होता है बेटा? फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है? फाई बटे में ए। फ्लक्स डेंसिटी बराबर क्या होता है? फाई बटे में ए। फ्लक्स डेंसिटी को क्या लिखते हो? बी, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होता है? ये होता है फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल। फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल को ही इसने लिखा है एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स में एक जोड़ा है क्या? नहीं बेटा, बट्टा किया है। ये क्या है कि नहीं, तो फ्लक्स बटे एरिया। ये देखो उल्टा लिख दिया इसने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही है, फ्लक्स प्रति एरिया। पढ़ो फटाफट। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई क्या होती है? आपको भी पता है चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य यानी कि एच। एच की इकाई क्या होती है बेटा? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। एम्पियर टर्न प्रति मीटर। बेटा ये ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो अब क्या करें? तो एक और इकाई याद रखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की हो जाएगी न्यूटन प्रति वेबर। अब सोचो ये न्यूटन प्रति वेबर हुई कैसे? ये तो आपको पता है ना, एच बराबर भाई एम्पियर टन प्रति क्या होता है? मीटर। बस इसी को इसने लिखा है न्यूटन प्रति फाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लिखोगे? बी। बेटा बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति वेबर, ठीक है। अभी इतना टाइम है कि डेरिवेशन करें, आप डायरेक्ट याद करो न्यूटन प्रति वेबर। ओके, आगे चलो। आगे चलो, ये लो। अब ये कह रहा है खाली जगह फ्लक्स के समकोण वाले तल पर होकर प्रति इकाई प्रवाहित होने वाले फ्लक्स की क्या होती है? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ। क्या कह रहा है? फ्लक्स है, ठीक है, ये रहा फ्लक्स है। आगे क्या कह रहा है? समकोण वाले तल। एक तल दे रखा है। अब तल में क्या होता है बेटा? एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। आगे चलो। प्रति इकाई से प्रति इकाई। अब देखो तल की प्रति इकाई क्या होगा बेटा? ये क्षेत्रफल ही तो होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो प्रति इकाई से यानी कि ए से। तो ये होने वाले फ्लक्स को आप क्या कहोगे बेटा? ये फाई बाय ए को आप क्या बोलोगे? इसी को तो अपन घनत्व बोलेंगे, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व, इसी को तो अपन फ्लक्स घनत्व बोलेंगे, बी बोलेंगे। इसीलिए तो अपन लिखते हैं कि फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए। याद आया? इसीलिए ट्रांसफार्मर इक्वेशन में नहीं लिख देते अपन 4.44 एफ फाई एन, फिर बाद में इस फाई की जगह अपन क्या लिख देते थे? बी ए। बी ए बेटा यही तो है, ठीक है। इसी को फाइल की जगह बी ए लिखता था। तो ये क्या है? फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कह रहा है अपेक्षित पारगम्यता मापने के संदर्भ में माध्यम के रूप में क्या चयन किया जाता है? मुझे बताओ। जब भी मुझे अपेक्षित देखना है, अपेक्षित यानी कि रिलेटिव, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव यानी कि सापेक्ष। तो इसके लिए आप क्या लेते हो? इसके लिए आप किसको मानते हो? इसमें निर्वात को लेते हो। किसको लेते हो? निर्वात को। क्योंकि चुम कांच का भी अपना होता है मान। निर्वात इसलिए लेते हो ताकि आसान हो जाता है। वैल्यू निर्वात की कितनी है? 1। जल नहीं लेते, चांदी नहीं लेते। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी निर्वात बिल्कुल सही। आगे चलो। अब ये कह रहा है माना जाता है कि प्रत्येक माध्यम में 2 पारगम्यता होती है, जो एक तो होती है बेटा सापेक्ष, एक होती है निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव। भाई आपकी भी कैपेसिटी क्या है? 2 है। एक तो आपकी खुद की और एक दूसरे की रिलेटिव, ठीक है। एक तो आप खुद बैठ के 10,000 क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है? निरपेक्ष। एक आपको एक टीचर करा रहा है, तो ये क्या है? सापेक्ष। तो ये बस वही कांसेप्ट है, आ जाओ। तो ये क्या है? निरपेक्ष। एक हो जाएगी अपेक्ष, सापेक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे चलो।
यदि 5 वेबर पर चुंबकीय फ्लक्स सामान्य रूप से a मीटर क्षेत्रफल पर है तो बताओ घनत्व कितना होगा। मैंने बताया था घनत्व क्या होता है, आप बोलोगे b। b बराबर 5 बटे क्या होता है a। फटाफट से देख लो कौन सा है। 5 स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं होता। 5 बटे a बिल्कुल सही है। वेबर, ये देखो इसका मात्रक वेबर, इसका a स्क्वायर बिल्कुल सही है। 5 स्क्वायर नहीं होता, 5 स्क्वायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य कैसा होता है, आपको पता है। देखो 2 चीज ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र, एक तो चुंबकीय क्षेत्र का बल पूछेगा ना, बल। अगर आपको पूछेगा बल, तो बल तो क्या होता है, अदिश होता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सामर्थ्य पूछ रहा है बेटा, सामर्थ्य। तो सामर्थ्य हमेशा कैसा होता है, सदिश होता है। सामर्थ्य हमेशा क्या होता है, सदिश होता है। बेटा ये दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगर बल पूछेगा तो बल अदिश होगा। ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन है। यदि सादृश्य यानी एनालॉजी दी हुई है कि अगर विद्युत परिपथ में ईएमएफ होगा तो चुंबकीय में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एमएमएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जिस प्रकार विद्युतीय परिपथ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल, उसी तरह चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल, एमएमएफ। फिर से वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है पूरे चुंबकीय परिपथ में माध्यम में एक बार एकांक चुंबकीय ध्रुव पर ले जाने वाला मान का कार्य क्या कहलाता है। भाई आप क्या करते हो, ईएमएफ की परिभाषा कैसे देते हो, आप यही तो बोलते हो कि किसी भी आवेश को, किसी भी इकाई आवेश को अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। कहते हो कि नहीं। तो यहाँ पे भी तो बेटा यही कह रहा है कि जो एमएमएफ होगा ना, वो क्या होगा, किसी भी एकांक ध्रुवीय आवेश को, ये ध्रुवीय फ्लक्स को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा। सिंपल सी बात है, वही कहलाएगा चुंबकीय वाहक बल, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, सेम परिभाषा है। आगे चलो। अब ये कह रहा है दिए गए एनालॉजी में उपयुक्त करो। देखो विद्युत परिपथ में जिस तरह चालकता है, विद्युत परिपथ में चालकता क्या करती है, धारा को प्रवाह देती है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में प्रवाह किसको देगी, फ्लक्स को देगी। किसको देगी, फ्लक्स को। और वो फ्लक्स को क्या करेगी, परमिट करेगी, पारगम्य कर देगी। अब देखो ऑप्शन, प्रेरकत्व नहीं, प्रतिस्तंभ तो रोकना होता है, प्रतिरोध नहीं, क्या हो जाएगा, पारगम्य यानी कि परमिबिलिटी, परमियंस। ठीक है चलिए। अब ये कह रहा है वह परिघटना यानी कि वह कारण क्या है जिससे ईएमएफ और धारा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी चालक में प्रेरित होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स द्वारा रोका जाता है। तो बेटा उसी को तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखो आप समझो, ये मेरी क्या है, मोटर, ये बीच में क्या है, मेरा आर्मेचर। अब जब मैंने इसमें से धारा प्रवाहित की, फिर इसको घुमाया, तो इसने क्या किया, इस फ्लक्स को यहाँ काटा। इस काटने पर क्या हुआ, देखो चुंबकीय फ्लक्स ने इसको रोका, और इस रोकने के कारण इसमें क्या हुआ, प्रेरित विद्युत हुआ। इसको क्या बोलता हो, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो यानी इस चुंबक के कारण, इस चुंबक के कारण इस चालक में क्या हुआ, विद्युत हुआ। इस चुंबक के कारण क्या हुआ, चालक में विद्युत हुआ। इस नियम से, प्रेरण से, इस चुंबक के कारण विद्युत में क्या, विद्युत उत्पन्न हुआ, नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है चुंबकीय अभिभाव यानी कि फ्लक्स। अब फ्लक्स कौन सा, घनत्व पूछ रहा है बेटा। देखो जल्दबाजी में ये मत कर देना। ये कह रहा है फ्लक्स घनत्व, पूरा पढ़ो, कितना शातिर है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फाई अपॉन ए। अभी अपन पढ़ के आए, तो देखो क्या है। अब बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए। ठीक है। और देखो इसने क्या लिखा है, टेस्ला। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही तो हम क्या लिखते हैं, टेस्ला लिखते हैं। बिल्कुल सही है। गॉस नहीं, गॉस तो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा। लाइंस ये तो नहीं, वेबर भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है संकीर्ण हिस्टेरेसिस पास वाली सामग्री। ये देखो बेटा, संकीर्ण हिस्टेरेसिस यानी कि बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ। बताओ ये किसका होता है, तो आप बोलोगे विद्युत चुंबक का होता है। किसका होता है, विद्युत चुंबक का होता है। और विद्युत चुंबक किसकी बनती है, आप बोलोगे नरम लोहे की बनती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नरम चुंबकीय। संतृप्त, कठोर नहीं। कठोर का तो हिस्टेरेसिस भाई साहब इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, नरम चुंबकीय का होता है, जिसको अपन विद्युत चुंबक में प्रयोग में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है शैथिल्य पास या बीएच में बी क्या दिखाता है। बेटा देखो शैथिल्य पास क्या होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। ये क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। तो बेटा देख लो कहाँ है ऑप्शन। चुंबकन बल है क्या बेटा, ये तो एच होता है। रिलेक्टेंस एस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट।
आगे चलो। अब ये कह रहा है सैथिल्य हानि यानी कि हिस्टेरेसिस किस पे निर्भर करता है? तो आ जाओ। BH बराबर क्या होता है? नीटा फिर BM 1.2 F इंटू क्या होता है बेटा V। अब देख लो क्या क्या है इसमें से। B यानी कि क्या होता है? फ्लक्स घनत्व। और नीटा यानी कि क्या है? हिस्टेरेसिस नियतांक नियतांक। तो देखो इनमें से क्या क्या दिया हुआ है। अभिवाह घनत्व, देखो अभिवाह घनत्व है बेटा B, पर क्या समय है क्या? तो समय नहीं है, तो सर ये आउट हो गया। आगे आगे चलो। आवृत्ति, बेटा बेटा आवृत्ति है। क्या लेमिनेशन की मोटाई है क्या? नहीं है। लेमिनेशन की मोटाई तो किस में आती है? एडी करंट में आती है। आवर्ती, आवर्ती है लेकिन समय नहीं है। अब देखो यहाँ फ्लक्स घनत्व भी है और आवर्ती भी है बेटा। ऑप्शन नंबर डी, ये रहा फ्लक्स घनत्व और ये रहा आवर्ती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आगे चलो। ये कह रहा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, दूसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बेटा क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है, दूसरा नियम। मुझे बताओ फैराडे का पहला नियम क्या था? फैराडे का पहला नियम था ई समानुपाती फ्लक्स। पहला ये था बेटा, जितना फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ईएमएफ आएगा। और फैराडे का दूसरा नियम था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ना, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। और इसी नियम में लेंज का नियम भी आता था। ठीक है, अब देखो दिए गए सभी कथन सत्य है। तो रुको भाई साहब, ये कह रहा है माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर नहीं बेटा, अगर एन होता ना तो सही होता। ये तो गलत हो गया। प्लंक्स लिंकेज का परिमाण ईएमएफ के दर के बराबर, गलत बेटा, ये आधा है। अब देखो ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, देखो मैंने भी ये लिखा है। हाँ, ये प्रपोर्शनल हटाएंगे ना बेटा, तब आएगा एन। अब देखो सामान्य संकेतन के साथ बिल्कुल सही है। ये माइनस जो है ना, ये लेंज का नियम है। बहुत सही। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया? डी विल बी राइट। आगे चलो। ये कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये रहा बेटा बाएं हाथ का नियम, बना दो बाएं हाथ का नियम। ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी प्रथम अंगुली है और ये क्या है? मेरी मध्यमा है। ठीक है, किस लिए निकालते हो? सर ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा निकाली जाती है। तो ये रहा एफ, ये रहा बी और ये रहा क्या है? आई। अब देखो क्या कह रहा है। तर्जनी अंगुली की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है यदि मध्यमा धारा की दिशा? देखो बेटा मध्यमा किसकी दिशा दे रही है? ये रही मध्यमा, यानी कि ये मध्य मध्य है। देखो ये दो इधर तो इधर, ये मध्यम है। तो ये धारा की दिशा बता रही है। तो ये रही बेटा धारा की दिशा। तो और ये क्या दिखा रही है? ये बी चुंबकीय क्षेत्र। तो बताओ अंगूठा क्या दिखाएगा? तो आप देखो एफ, एफ यानी कि क्या होता है? फोर्स। फोर्स यानी कि क्या होता है? बल। घूमेगा कहाँ? तो ये गति। ठीक है, दाब मत समझ लेना बेटा, दाब नहीं होता। आगे चलो। अब ये कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज किस रूप में होती है? आप मुझे बताओ। जब आप बाहर से ही साइन दोगे तो उत्पन्न भी तो यही होगी, एसी साइन तरंग ही होगी। ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है गतिक प्रेरित यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ किस में होगा? डीसी जनरेटर में। ये दिशा निर्धारण के लिए क्या करते हो? सबको पता है फ्लेमिंग क्या होता है? राइट हैंड का नियम होता है। ठीक है, ये क्या है? विद्युत वाहक बल की दिशा। ये क्या है? धारा की दिशा। और ये क्या है? घुमाओ, गति की दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी, ये देखो बेटा ये फ्लक्स है, अभिवाह ग्रंथन परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ये क्या है बेटा? कुछ नहीं है, ये यही कहना चाहता है एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अब ये पूरा क्या है आप खुद ही बता दो, ये क्या है? ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। और कौन सा? दूसरा। दूसरा, पहला तो इसने पूछा ही नहीं है। तो चलो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। अब ये कह रहा है यदि चालक या कुंडली को स्थिर रखा जाए। देखो बेटा ये स्थिर रख रहा है चालक या कुंडली को, मुझे किसकी बात कर रहा है? ये अल्टरनेटर की बात कर रहा है। ठीक है, मान लिया। अच्छा, और इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स केवल और इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स केवल धारा उत्पादन में वृद्धि या कमी करके बदला जा सकता है। मुझे बताओ इसके द्वारा यहाँ पर क्या है? ये मेरा रोटर लगा हुआ है। इस रोटर को अगर मैं घुमाऊंगा, इसकी एन द्वारा इसकी आवृत्ति में बदल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? मेरा स्थिर है। स्थिर क्या है? मेरा आर्मेचर है। अब बताओ ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है तो ये घटना किससे संबंधित है? मुझे बताओ। गतिक रूप से प्रेरित। अब मेरा आर्मेचर ही स्थिर है तो गति कौन करेगा? गति तो फ्लक्स कर रहा है। तो गतिक प्रेरित तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता।
एसी सर्वोमीटर, नहीं नहीं, ये क्या कह रहा है, स्थिर रूप से प्रेरित। बेटा ये आर्मेचर देखो क्या है, स्थिर है, और आर्मेचर में ही तो क्या निकलेगा, ईएमएफ, और ये कैसा है, स्थिर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थिर रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर डी। बेटा समझ गए, ये अल्टरनेटर का सिद्धांत पूछ रहा है। आगे चलो, ये लो, अब ये कह रहा है दिए गए ग्राफ में बी और एच, ये रहा बेटा बी और एच। अब ये क्या पूछा है, निग्राह बल बताओ। मुझे बताओ इसमें निग्राह बल क्या होता है। वैसे तो निग्राह बल ये होता है बेटा, इसने दिखाया गलत है, ठीक है, लेकिन अपन मान लेते हैं ये क्या है, ये रिटेंटिविटी है बेटा, ये रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी है ना, रिटेंटिविटी। और यानी कि क्या होती है बेटा, ये है धारणशीलता। क्या है, धारणशीलता, धारणशीलता, ठीक है। ये जो एस क्यू है ना, ये है धारणशीलता, ये गलत लिखा है, ये है बेटा निग्राहिता। जो आर और एस है ना, ये है निग्राहिता। निग्राहिता क्या होती है बेटा, ये होती है कोहेरेसिविटी। क्या होती है, कोहेरेसिविटी, यानी कि इसको पूरे मैग्नेट को जीरो बनाने के लिए आवश्यक है। तो बताओ इसमें से निग्राहिता क्या है, एस और आर, एस आर एस आर, एस आर तो ऑप्शन में ही नहीं है बेटा, ये एस आर है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये जो है ना बेटा, ये तो धारणशीलता है भाई। जैसे अपन बोलते हैं हार्ड मैग्नेट के अंदर ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, धारणशीलता वाला हार्ड मैग्नेट पे ये क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो ये इतनी सारी है। और सॉफ्ट मैग्नेट पे देखो धारणशीलता है ना, उसके लिए रिटेंटिविटी कम होती है, इसके लिए तो दोनों ही ज्यादा होती है, रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है और कोहेरेसिविटी ज्यादा होती है। और इसके अंदर क्या होता है, रिटेंटिविटी तो होती है लेकिन कोहेरेसिविटी कम होती है। इसमें ये नर्म लोहा है और ये क्या है, कठोर चुंबक है, ठीक है बेटा, ये दोनों ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस आर। आगे चलो, अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होता है। मुझे बताओ सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र किस में होगा, आराम से बताओ, चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या, मुझे बताओ। जब मैं क्या बनाऊंगा, कुंडली बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या कुंडली ऐसे ही बन जाएगी क्या, नहीं, कुंडली बनाने के लिए बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई ना कोई क्या रखना पड़ेगा, कोर रखनी पड़ेगी बेटा, ये कोर रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं खाली कुंडली बना दूं तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा इसमें होगा, लेकिन ये क्या होगा, वायु का रिलेक्टेंस होगा। क्या होगा, वायु का रिलेक्टेंस होगा, यानी कि क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो इससे ज्यादा अच्छा किसमें बनेगा, इसमें, क्योंकि इसमें फ्लक्स का पूरा लिंकेज हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, मतलब इधर उधर फैल रही है, यूजफुल फ्लक्स कम है। तो कई पासों का तार, आगे चलो, एक पास का तार में तो कम होगा, एक से तो ज्यादा कई में होगा, ये तो पक्की बात है। अच्छा, लोह कोड के चारों ओर, अगर मैं लोह कोड के चारों ओर होगा ना, तो बेटा इससे भी ज्यादा यहाँ होगा, ठीक है, और सीधी तार में तो ये सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये कह रहा है सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अगर मैं डायरेक्ट इसको मोड़ के बना दूं तो बेटा इसमें एयर का रिलेक्टेंस आएगा, तो इसमें कम होगा, सीधी तार में तो बहुत कम होगा। अब एक तार से तो कई में ज्यादा होगा। अगर क्रम पूछे तो सी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर बी, ऐसा होगा। ये पूछा सर्वाधिक किसमें होगा, तो जब लोहे में लगाओगे। अब लोहे में क्या होगा कि फ्लक्स को जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरा सही है, आराम से देखो, ठीक है। आगे चलो, अब ये कह रहा है चुंबकीय पदार्थ को जैसे जैसे गर्म करते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आपको पता है चुंबक को चाहे गर्म करो, चाहे पीटो, चाहे कुछ भी करो, उसका चुंबकीय क्षेत्र घटता है। तो ऑप्शन क्या है, रैखिक रूप से बढ़ता है, अरे नहीं भाई साहब, अप्रभावित रहता है, नहीं भाई साहब, तेजी से बढ़ता है, ना ना ना, घटता है, ठीक है, ठीक। चलो भाई आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। ये कह रहा है वह तापमान जिसे आणविक चुंबकों में कंपन और यादृच्छिक यानी कि रैंडम संरक्षण से बाहर हो जाने पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य या कम हो जाता है, वो क्या कहलाता है, क्यूरी। सिंपल सा कह रहा है, क्यूरी वह तापमान है जहां पे अगर मेरी फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेट है, वो अगर इधर तक रहेगी तब तो फेरोमैग्नेट ही है, लेकिन इससे जैसे ही बाहर निकलेगी इस तापमान से, तो ये क्या बन जाएगी, ये फेरो क्या बन जाएगी, अनुचुंबकीय बन जाएगी, अनुचुंबकीय, यानी कि इनकी चुंबकीय क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्या कहोगे बेटा इसको, क्यूरी पॉइंट कहोगे। आगे चलो, अब ये कह रहा है एक माध्यम में रखे दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल क्या कहलाता है। यही होता है F बराबर m1 m2 बटे में r स्क्वायर, है ना। तो ये किसके समानुपाती है, देखो F समानुपाती किसके है, चुंबकीय ध्रुव के, m1 m2 के ध्रुवों के समानुपाती, और बीच की दूरी क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ध्रुव प्राबल्यों के समानुपाती, बिल्कुल सही है, ये रहा ध्रुव प्राबल्य m1 और m2। अब दूरी के समानुपाती नहीं, दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो गलत,
ध्रुव प्राबल्य के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, समानुपाती है। अब ये बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तो है, लेकिन दूरी के वर्ग के, अगर वर्ग होता ना बेटा तो सही होता, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही। अब ये कह रहा है एक माध्यम में रखे चुंबक के ध्रुव के बीच में बल क्या होता है? यही क्वेश्चन है बेटा। एफ समानुपाती क्या होता है? M1 M2। और एफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? डी स्क्वायर। उनके मध्य दूरी के समानुपाती, दूरी के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। उनके मध्य दूरी के और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल सही है, ये रहा बेटा। ध्रुव प्राबल्य के वर्ग के नहीं, ध्रुव प्राबल्य के गुणनखंड के, तो ये तो गलत हो गया। और प्राबल्य के वर्ग के नहीं, गुणनखंड की, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एच के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य क्या होगा जो बिंदु पर रखे संख्यात्मक के बराबर होगा। मुझे बताओ ये क्या है? ये वही तो है बेटा। V बराबर आप नहीं कहते W/Q, यानी एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य। यहाँ एकांक धन आवेश को क्या मानो? N मानो, क्योंकि N से S निकलती है ना, और हम जानते हैं पॉजिटिव से बल रेखाएं निकलती है। बस वही तो है, N से S। तो एम्पियर वाले N ध्रुव नहीं, एक वेबर N ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल कहलाएगा। सिंपल। एक एम्पियर नहीं, एक वेबर, क्योंकि मेरा क्या है? चुंबक की लाइन है, फ्लक्स है, और फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ये देखो, क्यू की जगह क्या लिखोगे? फ्लक्स, और फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। इसलिए मैंने लिया एक एन ध्रुव पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय बल कहलाएगा। एफ बराबर W/φ, यही तो होता है। ठीक है, एक वाट नहीं, ये ध्यान रखना, एम्पियर होता है, वेबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कह रहा है एक स्थायी चुंबक गतिमान कुंडल गैल्वेनोमीटर में अवमंदन बल किससे होता है? ये देखो, ये अपने उसका क्वेश्चन आ गया मीटर का। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ। ये कह रहा है अवमंदन यानी कि डैम्पिंग। अब मुझे बताओ डैम्पिंग टॉर्क किससे लोगे? कौन सा मीटर है ये? मूविंग कॉइल है बेटा, मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल के अंदर डैम्पिंग आपको खुद को पता है क्या होता है? एडी करंट डैम्पिंग होता है। और इस एडी करंट डैम्पिंग के लिए क्या यूज करते हो? एल्यूमिनियम की फॉर्मर यूज करते हो। क्या करते हो? एल्यूमिनियम की फॉर्मर यूज करते हो, यानी कि एल्यूमिनियम की कोर यार। अब एल्यूमिनियम की कोर क्यों लेते हो? क्योंकि ये क्या होती है? हल्की होती है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ? इस तरह से एडी करंट उत्पन्न करा के डैम्पिंग को कंट्रोल कराता हूँ। तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम की फ्रेम पर आप क्या करते हो? एडी करंट डैम्प। ऑप्शन नंबर सी, मूविंग कॉइल में। आगे चलो। अब ये कह रहा है I1 और I2 धारावाहक दो समानांतर के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षी बल कब होगा? इधर आ जाओ, प्रतिकर्षी कब होगा? देखो, जब मेरी मान लो एक तो है मेरी धारा ये, और एक मेरी है ये। अब मान लो इधर से तो मैं धारा दोनों समान दिशा में बह रही है इन कंडक्टर पे, और इधर जो है, इधर तो ऊपर बह रही है और इधर नेगेटिव। अब देखो बल, ये मानो मेरा धारा, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। ये मैंने बना दिया अंदर की तरफ। ठीक है, इधर भी वही करूंगा, ये यहां से अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है। देखो तो ये क्या हो जाएगा? डॉट। तो बताओ दोनों विपरीत है तो आकर्षित करेगी? हाँ सर। अब देखो यहाँ देखो, ये अंदर जा रही है, यहां से अंदर जा रही है, और यहां से देखो ये नीचे जा रही है, तो यहां से अंदर जा रही है, यानी कि ये भी क्या है? अंदर की तरफ। तो बताओ समान वाले क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगी। और यहाँ से समान दिशा वाली आकर्षण होगा, और असमान दिशा में वहां क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये पूछना चाहता है। और ये क्या है? आकर्षण। अब मुझे क्या पूछा है इसने क्वेश्चन? समांतर चालकों में प्रतिकर्षण कब होगा? देखो प्रतिकर्षण कब होगा? जब ये धारा असमान दिशा में होगा, यानी एक में आएगी और एक में जाएगी। अगर धारा I1 I2 चर घातांक के रूप से बढ़े, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। I1 I2 का मैग्नीट्यूड का परिमाण शून्य हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बल के लिए मैग्नीट्यूड और इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एम्पियर का नियम है बेटा, एम्पियर का नियम। और ये भी याद रखो, F बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2 बटे R होता है। और ये R क्या है? बीच की दूरी। अब देखो, जब धारा I1 I2 विपरीत हो, देखो बेटा एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तभी तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। I1 I2 एक दिशा में होगी तब तो आकर्षण होगा, पर ये पूछ क्या रहा है? प्रतिकर्षण। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलिए देख लो आराम से। अब ये कह रहा है चुंबकीय पदार्थ में क्यूरी बिंदु किस बिंदु से होता है? मैंने बोला था ना, वह बिंदु जिसके ऊपर जो फेरो है वो क्या बन जाता है? अणु। बेटा याद रख लो ये। तो वह तापमान जिसमें चुंबकीय सामर्थ्य अनंत हो जाता है। नहीं भाई साहब,
वह तापमान जिसमें चुंबकीय सामर्थ्य समान रहता है, नहीं भाई साहब। वह तापमान जिसमें चुंबकीय सामर्थ्य शून्य हो जाता है, नहीं। चुंबकीय सामर्थ्य शून्य कहाँ होता है? वह तापमान जिसमें चुंबकीय एकांकी हो जाता है, नहीं। अब देखो, ये सारे ही गलत हैं। अब देखो, इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट ढूँढो कि अपने उत्तर के नज़दीक अपने को क्या पता है कि वह बिंदु जिसके ऊपर मेरा फेरोमैग्नेट क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय। यानी चुंबकीय गुण को खो रहा है, ठीक है? अब देखो, वह तापमान जिसमें चुंबकत्व शून्य हो जाता है। अब देखो सबसे पास में कौन-सा है? तो सबसे पास में ये है, ठीक है? ये है। हालाँकि ये सही नहीं है, लेकिन अपने को आंसर लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? ये, ठीक है? तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है? क्योंकि ऊपर जाएगा तो देखो फेरो यानी कि ज़्यादा मैग्नेट से थोड़े मैग्नेट पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो हल्का चुंबक है वो तो खत्म ही कर देगा। इसलिए मैंने ऑप्शन क्या लगाया? सी, ठीक है बेटा? आगे चलो। चुंबकीय बल का नियम किसने दिया? तो बताओ चुंबकीय बल का नियम ही तो किसने दिया था? कूलाम्ब ने। क्या दिया था? सर F बराबर m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये नियम दिया था तभी तो उसने बोला था प्रकृति में दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण का गुण होता है। तो ये सबसे पहले दिया था कूलाम्ब ने नियम आकर्षण का। ठीक है? चलिए आगे चलो। फैराडे और ये तो बाद में आए थे। इसने तो प्रेरण के नियम दिए। आगे चलो। अपेक्षित पारगम्यता यानी कि म्यू आर मापने के लिए किससे संदर्भ माना जाता है? अभी बताया था। अगर आपको कहीं पे भी रेफरेंस मानना है तो आप क्या मानते हो? निर्वात। क्या मानते हो? निर्वात। क्यों? क्योंकि निर्वात की चुंबकीयशीलता कितनी होती है? 1 होती है, इकाई होती है। ठीक है? इसलिए आप क्या लोगे? निर्वात। ये सब गलत। आगे चलो। अब ये कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हाथ का नियम कहाँ लागू होता है? वाम यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यानी कि मोटर, मोटर यानी कि दिशा निकालने के लिए किसकी? गति की। ठीक है? अब देखो, लकड़ी पर लगे धारावाही चालक पर नहीं भाई साहब, लकड़ी का तो काम ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र पर लगे धारावाहक चालक पर बिल्कुल इस पे लगने वाले बल की दिशा ही तो निकालते हैं। निर्वात में रखे नहीं भाई साहब, और द्रव्य में भी नहीं। आसान, ऑप्शन नंबर बी सही। अब ये कह रहा है चुंबकीय अभिभाव रेखाओं के प्रभाव और चुंबकीय परिपथ का विरोधी गुण कह रहा है। विरोधी गुण को किससे परिभाषित करोगे? विरोधी गुण यानी कि रिलेक्टेंस, यानी कि रिलेक्टेंस उसको किससे प्रभावित करोगे? अब देखो, चुंबकीय अभिभाव के प्रवाह और चुंबकीय का विरोधी गुणधर्म को किससे परिभाषित करोगे? मुझे बताओ। बी बराबर क्या होता है? आप बोलोगे म्यू इंटू एच होता है, ठीक है। यानी म्यू में क्या हो जाएगा? बी बटे एच। यानी इन दोनों के अनुपात से अब देखो म्यू बराबर क्या है? बी बटे एच। लेकिन अपने को क्या चाहिए बेटा? विरोधी गुण चाहिए। यानी कि मुझे क्या चाहिए? वन अपॉन म्यू। म्यू का मतलब तो क्या है? पारगम्यता। म्यू का मतलब क्या है? पारगम्यता। लेकिन अपने को क्या चाहिए? इस पारगम्य का विरोधी यानी कि इसका उल्टा। तो वन अपॉन म्यू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से आप नहीं कहोगे एच बट्टे म्यू हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय पारगम्यता का अनुपात, ये तो नहीं। अब देखो, चुंबकीय वाहक बल देखो एच बट्टे में चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल इसी के अनुपात। देखो बेटा, ये किसके बराबर है? वन अपॉन म्यू। विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर कर रहा है। ठीक है? ये पारगम्यता गलत और ये गलत। ये बेटा इस तरह से करना है ना? आराम से देखना क्या पूछ रहा है। विरोधी पूछ रहा है तो वन अपॉन म्यू निकालोगे। अब ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा तरीका चुंबकत्व संग्रहित करने में बढ़ती जाने वाली सावधानी होता है? अब देखो, सावधानी में ध्यान रखना, चुंबक जो भी होगा उसमें एक तो पीटना नहीं है उसको, एक उसको गर्म नहीं करना है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, इसे शुष्क स्थान पर रखें। तो ये कोई जरूरी है क्या? कौन सी नहीं पूछा है तो ये तो जरूरी है। चलिए, युग्म संग्रहित करें, ये भी जरूरी है। लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक के पात्र में संग्रहित करें, ये कोई जरूरी नहीं है। फेरोमैग्नेट तो कहीं पे बना सकते हो, तो ये गलत। कीपर का प्रयोग करें, बिल्कुल। कीपर क्या होता है? रखने का स्थान होता है। ठीक है? तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। इसने नहीं पूछा है ना। दाएं हाथ के नियम में कॉर्क स्क्रू के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? मुझे बताओ। कॉर्क स्क्रू में क्या होता है? जैसे स्क्रू अंदर डालेंगे तो पीछे की तरफ क्या है? मेरा ये निशान आएगा, है ना? तो यहाँ से इसका मतलब मेरे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्लॉकवाइज। देखो, अब जब मेरा बाहर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा? अब देखो, जैसे जैसे पेज गतिशील होगा उसी के अनुरूप क्या होगा? दिशा का निर्धारण होगा। मुझे बताओ कौन सी दिशा का? अंदर जाने का, बाहर जाने का? स्पष्ट है क्या? नहीं। अंदर पेज डालने की दिशा, अरे बेटा अंदर पेज तो डालोगे पर उसे दिशा कैसे पता चलेगी? आप इसको नियम से नहीं दिखाओ।
पेज के घूर्णन की दिशा बिल्कुल। अब देखो पेज को जैसे मैंने घुमाया अंदर की तरफ तो देखो क्लॉकवाइज दिशा मिल गई। अब पेज को देखो मैं उल्टा घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो ये बाहर आने वाली दिशा यानी पॉइंट वाली दिशा। तो घूर्णन से आप इसको निकाल सकते हो, लंबवत से नहीं। तो कॉर्क स्क्रू क्या है? इस स्क्रू को घुमाने से आप चुंबकीय क्षेत्र जैसे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा क्लॉकवाइज दिशा है, अंदर की तरफ पेज जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज करूंगा। इसको समझना है तो आप पेचकस लेके समझ लो। उल्टा घुमाओगे तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है? चलिए। तो घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर या बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार का चुंबकीय विधि प्रयोग करते हैं? तो आपको भी पता है धनात्मक चुंबकीय विधि यूज करते हैं। बाकी ये स्थैतिक पारगम्य ऐसे कोई भी विधि ना। अब ये कह रहा है फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम के अनुसार फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम कब लगाते हो? मोटर में लगाते हो। मोटर में क्या ज्ञात करते हो? देखो बेटा फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम अंगूठा एफ बताएगा, ये क्या है बी और ये क्या बताएगा आई। तो बताओ तर्जनी किसको बता रही है और अंगूठा किसको बता रहा है? बेटा तर्जनी यानी कि ये पहली पहली उंगली है ना, तो क्या बताएगी? ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। ये रही बेटा, तो धारा की दिशा तो गलत हो गया, तर्जनी बल बताएगी नहीं, अंगूठा बताता है, ये भी बताता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। और अंगूठा क्या करेगा? बल की दिशा। ये देखो बेटा फोर्स। आगे चलो। अब ये कह रहा है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम, वही स्क्रू का नियम है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर्क द्वारा दिखाया जाता है। तो चुंबक में ए और बी की दिशा क्या हो जाएगी? ए और बी की दिशा। बेटा यहाँ कुछ इनकम्प्लीट है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आर्क द्वारा दिखाई जाती है। तो पेज ए और बी में धारा की दिशा कैसी हो जाएगी? बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। सिंपल सा आप ये समझो कि जब भी आपके पास क्रॉक होगा ना उसमें धारा की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ये डाल के देखो तो अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये बाहर की तरफ है तो धारा की दिशा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भगवान ही जाने। चलो अगर ये पूछ रहा है कि अंदर जाने वाला क्या है ऊपर नीचे तो भी ये इनकम्प्लीट है। ठीक है चलो आगे चलो। विधि मैंने आपको बता दी। स्थायी चुंबक बनाने की विधि कौन सी होती है? तो चाहे दोहरी हो, विभाजित हो, पोल चार्जर हो, ये तीनों ही है। ठीक है, हम तीनों ही विधि पढ़ते हैं। इसके अलावा अपन डबल पोल भी पढ़ते हैं। आगे चलो। अब ये कह रहा है दो वस्तुएं पी और क्यू का तापमान का प्रभाव पर विचार करें। यदि तापमान में वृद्धि की जाए और पी एक प्रतिचुंबकीय हो जाए तो क्यू का तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, एक मेरी वस्तु है, आराम से देखो, एक वस्तु है पी, एक वस्तु है क्या है क्यू। अब तापमान वृद्धि की जाए, अब दोनों का मैंने तापमान बढ़ाया, इसका भी तापमान बढ़ाया, इसका भी तापमान बढ़ाया। वैसे तो तापमान बढ़ाना नहीं चाहिए क्योंकि तापमान बढ़ाते ही चुंबक का चुंबकीय गुण खोने लग जाता है। पी प्रतिचुंबकीय हो जाता है, यानी ये जो पी है ना वो क्या हो जाएगा? डी मैग्नेट हो जाएगा। अरे वेरी गुड। यानी म्यू का मान कितना हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। म्यू का मान नेगेटिव होगा यानी कि ये क्या है? थोड़ा पहले कम ही मैग्नेट था तभी तो जीरो हुआ है। यानी कि पहले क्या था? अनुचुंबकीय। आगे पढ़ो। ऐसे ही सोचना है बेटा। और Q का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब Q पे इसका तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि अभी भी ये मैग्नेटिक है। तो बताओ इस पर प्रभाव पड़ता तो नीचे की तरफ आता, यानी कि अभी भी ये क्या है? कुछ ना कुछ ऐसा है, यानी कि जो कमजोर होता है वही तो कमजोर रहता है। यानी कि निश्चित रूप से Q मेरा प्रतिचुंबकीय ही होगा। तभी तो अब तापमान बढ़ा लिया तो भी नेगेटिव ही है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि अगर चुंबकीय होता तो चुंबकीय गुण खो देता है ना। इसके पास तो है ही नहीं। तो क्यू प्रतिचुंबकीय होगा, क्यू प्रतिचुंबकीय होगा, अणु वाले और लोह वाले तो हट गए। अब क्वेश्चन आता है ए और बी में से कौन सा सही है? अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है जैसे ही मैंने ताप बढ़ाया ना तो ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया, यानी चुंबकीय गुण को इसने खो दिया। तो आप खुद सोचो अगर ये बहुत ज्यादा मैग्नेट वाला होता है, लोह चुंबकीय होता है, यानी कि म्यू जो होता है मेरे 5000 होता तो थोड़ा बहुत बढ़ा भी लेते तो ये अनुचुंबकीय तो होता। पर इसने तो क्या किया? पूरा ही खो दिया। तो इसका मतलब ये क्या था? अनुचुंबकीय। आगे चलो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ में तापमान में वृद्धि करने पर सुहायता, सुहायता क्या होती है? यानी कि ससेप्टिबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुझे बताओ। ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ था, फेरोमैग्नेट। इसकी मैग्नेट चुंबकीयशीलता क्या है? 400 है ना, लगभग 400। अब जब मैं इसकी तापमान बढ़ाऊंगा तो आपको पता है इसकी चुंबकीयशीलता घट जाएगी। इसकी म्यू क्या हो जाएगी? 300 हो जाएगी, फिर 200 हो जाएगी, फिर और बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगी। इस तरह से घटेगी।
बस यही तो पूछ रहा है, घटेगी। ऑप्शन नंबर ए। अब ये कह रहा है भंवर धारा हानि को कैसे रोका जाता है? तो आप ही बताओ, भंवर धारा हानि का सूत्र क्या होता है? पीई। पीई बराबर क्या हो जाएगा? बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर या टी स्क्वायर। या तो बी को कम कर लो या एफ को कम कर लो या फिर टी, टी यानी कि थिकनेस, थिकनेस को कम कर लो। बेटा इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, ये लैमिनेशन लेते हैं। इसीलिए तो अपन लैमिनेशन लेते हैं 0.35 की, ताकि कम हो, पतली हो तो हानियां कम हो। उच्च पारगम्यता लेके भाई इससे तो बढ़ जाएगी, अपने को क्या करना है, कमी करनी है, हानि करनी है, तो ये तो बढ़ जाएगी। पहले अस्तर करके, अस्तर करने का मतलब ही क्या है? लैमिनेशन करना, बिल्कुल सही है। पतले लैमिनेशन करके, पतले लैमिनेशन बिल्कुल सही है। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लैमिनेशन की बात कर रहा है। तो लैमिनेशन करके कम कर सकते हैं। आवर्ती घटाकर भी हम इसमें हानि कर सकते हैं, आवर्ती घटाकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? पतले लैमिनेशन, बिल्कुल सही है। घनत्व को, सामग्री का उपयोग करके इससे तो बढ़ जाएगी। बेटा ये ऑप्शन दोनों ही सही है, पर जब इसमें से बेस्ट करेंगे ना तो अपन ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि पतले अस्तरण यानी कि लैमिनेशन करके हम क्या करते हैं, आवर्ती का प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बेस्ट कौन सा है मेरा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, ऑप्शन क्या लगाओगे आप? बी। यानी कि पतले अस्तरण यानी लैमिनेशन से अपन हानि को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए आपको पता है ट्रांसफार्मर में पत्तियां लगाते हो आप 0.35 की। यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है, आपको भी पता है गर्म करोगे या पीटोगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा साथियों? कम हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? चुंबकत्व में ना तो वृद्धि होगी ना चुंबकत्व होता है, ये तो गलत हो जाएगा। चुंबकत्व में वृद्धि होगी? नहीं बेटा। अभिवाह में वृद्धि होगी? नहीं, चुंबकत्व खो देगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलो, अब कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ स्वयं में उत्पन्न करने वाले विरोधी वेग को स्थापित करता है। यही तो लेंज का नियम है, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। बेटा ये माइनस का चिन्ह है, यही तो लेंज का नियम है, विरोधी गुण। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतवाही चालक के बल के निर्देशन का पता लगाने वाला कौन है? तो आपको भी पता है बल किससे निकालोगे? बल निकालोगे एफबीआई से, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, एफबीआई यानी कि फोर्स, इससे बल निकालोगे। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या है? धारा। ये किससे? फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल से, बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन नंबर बी। ये कह रहा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम में तर्जनी उंगली, देखो लेफ्ट हैंड नियम, ये रहा लेफ्ट हैंड। सबसे पहले अंगूठा, अंगूठा क्या बताएगा? फोर्स। ये तर्जनी यानी कि ये बी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है? मिडिल यानी कि धारा बताएगी। अपने को तर्जनी पूछा है, तर्जनी क्या बता रही है? अभिवाह घनत्व बता रही है, कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। आगे चलो। अब ये कह रहा है यदि उच्च सामर्थ्य का एक चुंबक का चुंबकत्व के अधीन किया जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर उच्च सामर्थ्य है, ये देखो बेटा, पहले तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फिर एक बिंदु पे क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, फिर घटेगा। यही तो बीएच का ही तो पूछ रहा है। तो पहले क्या होगा? संतृप्त होने के कारण अधिक चुंबकन प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखो बेटा यहाँ पर एक संतृप्त हो जाएगा, इससे ज्यादा आप कितना भी एच बढ़ाओ, कितना भी एच बढ़ाओ, इसका बी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चुंबकीय निष्क्रिय हो जाएगा? नहीं बेटा, ये भी नहीं, वी चुंबकीय तो हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ये बीएच लूप के बारे में पूछ रहा है, जैसे जैसे एच बढ़ाया तो मेरा बी बढ़ेगा, बस ये पूछ रहा है। ये भाई साहब ये क्या है? ये लो। अब ये कह रहा है यदि खाली जगह की दिशा प्रवाहित हो रही है, यदि धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अब ये धारा कहाँ हो रही है ये देख रहे हैं, तो तारों में एक दूसरे के निकट आ जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अच्छा ये नियम पूछ रहा है बेटा। देखो अभी मैंने समझाया था, ये दो धाराएं हैं, अगर समान दिशा में प्रवाहित करोगे, अवित अगर समान दिशा में प्रवाहित करोगे तो क्या बताया था मैंने? आकर्षण। अगर असमान दिशा में करोगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। ये बताया था मैंने आपको, बस यही चीज वो पूछ रहा है, ये प्रतिकर्षण और ये आकर्षण। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, यदि समान दिशा में प्रवाहित हो तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? आकर्षण होगा। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? आकर्षण। बिल्कुल सही है। तो पहला तो मेरा सही है, तो देखो पहला इसमें है, इसमें है, ये तो गलत, ये भी गलत। अब आगे चलो। यदि समान दिशा में हो तो विकर्षित, समान में हो और विकर्षित का आकर्षण, तो सेकंड तो मेरा गलत है, तो सेकंड देख लो, गलत है। चलो, विपरीत दिशा में हो, यदि एक धारा ऊपर जा रही है, एक धारा कहाँ जा रही है? नीचे, तो दोनों में क्या है बेटा? दोनों में क्या है? प्रतिकर्षण है, आकर्षण लिखा हुआ है, तो तीसरा भी गलत। मेरा ऑप्शन क्या हो गया? पहला सही। देख लो तीसरा,
यदि विपरीत दिशा में धारा हो तो उनमें क्या होगा, विकर्षण होगा। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही। आगे, अब ये कह रहा है दिए गए अनुप्रयोग में विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताओ बजर में करोगे क्या? हाँ, घर की रिंग बेल होती है उनमें करते हो, रिले में करते हो, परिपथ वियोजक में करते हो, लेकिन ताप बैंक में नहीं करते। इसमें क्या होता है, जूल का नियम लगता है। आगे चलो। अब ये कह रहा है चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली, देखो बेटा एक चुंबक है एन, ये है चुंबक का एस, इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? इसको ही तो बोलते हो बेटा चुंबकीय अक्ष। ठीक है, कोई बोलेगा इसके लंबवत रेखा को क्या बोलोगे? तो बोलोगे एम एन है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब ये कह रहा है किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि मृदु चुंबक यानी कि सॉफ्ट आयरन की परिनालिका, ये देखो बेटा सॉफ्ट आयरन कैसे बनाते हो, ये आयरन की एक रोड है, इस पे अब मैंने वाइंडिंग कर दी, ये क्या बन गई? अब सोलेनॉइड बन गई। क्या बन गई? सोलेनॉइड। ठीक है, पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अब जब मैंने यहां पर क्या रख दिया, एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, यानी कि यहाँ पे एक कोई परमानेंट मैग्नेट है, तो क्या होगा, इसमें प्रेरित नहीं हो जाएगा? इसमें प्रेरित हो जाएगा भाई, लेंज के नियम के अनुसार यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा, यहाँ पे एस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाएगी, खत्म बात भाई। यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड रखा तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? ये प्रेरण हो जाएगा, खत्म। चालन द्वारा चुंबकन नहीं होगा बेटा, प्रेरण द्वारा होगा, स्थायी नहीं बनेगा। प्रेरण द्वारा विचुंबकन लिखा हुआ बेटा, ये भी गलत हो जाएगा, चुंबकन होगा। अब क्या कह रहा है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसको देते हैं? एल-निको को देते हैं, याद आया? एल-निको, बस खत्म। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल लिख देता हूँ। एल-निको क्या होता है? एल्यूमिनियम प्लस कोबाल्ट प्लस निकल। ठीक है बेटा, चलो। अब ये कह रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ किससे बनते हैं? तो आपको बताया फेकोनी, यानी कि फेरस, कोबाल्ट और निकल। ये रहा बेटा लोह, कोबाल्ट और निकल। एंटीमनी क्या है? प्रतिचुंबकीय, ध्यान रखना। लोहा, कोबाल्ट और निकल अभी बताया बेटा, तो अगर ये गैडोलियम नहीं भी पता है ना तो छोड़ो। क्या हो जाएगा? ये सब फेरोमैग्नेट है, उच्च मैग्नेट है, यानी कि मृदु लोह चुंबकीय पदार्थ है ना। कठोर से तो क्या बनता है? सॉफ्ट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? मृदु लोह चुंबकीय पदार्थ है। एक मिनट बेटा, फेरस, कोबाल्ट और निकल ये मृदु लोह चुंबकीय तो है ना, कठोर है ये। आगे चलो। नहीं बेटा, ये फेरोमैग्नेट है, ये गलत लगा हुआ है, ये लो चुंबकीय है। ये फेरस, कोबाल्ट निकल क्या है? फेरोमैग्नेट है, और फेरोमैग्नेट भी कैसे? कठोर वाले। ऑप्शन बी सही है बेटा, यहाँ पर ये गलत है। अब ये क्या लेकर, निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। बेटा समझो, मिश्र धातु यानी कि क्या हो? जो मिश्रण से बनी हुई हो, अलग अलग चीजों से बनी हुई हो। तो बताओ कोबाल्ट स्टील मिश्र धातु है क्या? नहीं। लोहा, लोहा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं बेटा, एल्निको है। देखो किससे बनी हुई है, ये एल्यूमिनियम प्लस कोबाल्ट प्लस निकल से बनी है, इन तीनों से मिलकर बनी है, इसलिए क्या बोला? मिश्र धातु। अब ये कह रहा है खाली जगह कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करना क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, इसको लो चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कैसे आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में। आगे चलो। अब देखो आराम से, निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोह चुंबकीय सर ने क्या बताया? फेकोनी, यानी कि फेरस, कोबाल्ट, निकल। बेटा इसके अलावा क्या है? नहीं पूछा है, तो कोबाल्ट तो मेरा है, इस्पात भी है, निकल भी है, लेकिन प्लेटिनम मेरा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्लेटिनम क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। आगे चलो। अब ये कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकीयशीलता का मान सबसे अधिक है? अब सबसे अधिक किस में होता है? आप बोलोगे फेरोमैग्नेट में होता है। कितना होता है? लगभग 400 से 1000 होता है। कौन कौन सा होता है? फेरस होता है, कोबाल्ट होता है और निकल होता है। बेटा देखो इनमें से क्या है? तांबा नहीं, सोना नहीं, ये रहा बेटा फेरस, यानी कि लोहा। लोहा भी क्या है? एक मजबूत चुंबकीय पदार्थ देता है। आगे देखो। अब ये कह रहा है अपेक्षित चुंबकीयता एक से थोड़ी अधिक है। बेटा देखो, जिसकी म्यू जो है वो 400 से 1000 हो तो वो क्या कहलाएगा? वो तो लोह चुंबकीय कहलाएगा। जिसकी म्यू जो हो नेगेटिव हो वो क्या कहलाएगा? प्रति चुंबकीय। और जिसकी जो म्यू यानी चुंबकीयशीलता एक से थोड़ी सी अधिक हो, थोड़ी सी अधिक हो, वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। और अपने को यही पूछा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तो एक ही होते हैं। अब देखो,
एल निको, निकल और कोबाल्ट ये क्या है? ये कठोर लोह पदार्थ। देख बेटा आ गया ना वापस, ये कठोर लोह पदार्थ है, बिल्कुल सही है। अनुचुंबकीय नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम अगले सेशन में करते हैं। थैंक यू सो मच।